Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि सिलेबस जो हमारा था एंट्रेंस का वो हमने ख़त्म किया और उसके बाद जो आपका पेपर था वो भी कंप्लीट हो गया, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस, अनएवोइडेबल सर्कमस्टेंसेस, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक अ वीडियो ऑन योर पेपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है, तो सिचुएशन नॉर्मल है। तो आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा था, कौन कौन से एमसीक्यूज जो थे वो इजी थे, कौन से टफ आए हैं थोड़ा बहुत। तो पेपर का ओवरऑल कट कहाँ तक जाएगा, कितना पेपर टफ था, मॉडरेट था, इजी था, उसको हम देखेंगे। और उसके साथ साथ आपको ऑलरेडी पता है कि हमने पहले इस जो आपका एंट्रेंस था 2024 का, उसका सिलेबस हमने कंप्लीट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे सोशियोलॉजी व आदिल सर। तो उसका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम हुआ और सिलेबस के बाद जो आपका एग्ज़ाम हो गया, उस एग्ज़ाम के एनालिसिस हम आज करेंगे। तो उस पेपर को हम आज देखेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स किस लेवल के आए थे, उनको हम एनालाइज करेंगे एक एक करके, ठीक है। और कट ऑफ कितना रहेगा, तो किसकी सिलेक्शन हो सकती है, कौन कहाँ जा सकता है। इस वीडियो लेक्चर में आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखेंगे कि उनके लिए रिकमेंडेशंस, जिन्होंने अच्छा पेपर किया है वो क्या करेंगे, जिनका एडमिशन होगा उनके लिए रिकमेंडेशंस, और उसके साथ साथ जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा व्हाट नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो लेक्चर के एंड तक रहिए, वीडियो लेक्चर को देखिए और फाइनल में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम पेपर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था आपसे, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स। आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट है मेंबर्स यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। आपके पास क्या है, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द मेंबर्स यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो यूनिट्स है पॉपुलेशन की यूनिट्स है, फ्रॉम विच ईच सैंपल यूनिट इज सिलेक्टेड इज नोन है। आपके पास एक यूनिट है, आपके पास नंबर्स हैं, यूनिट्स है किसके, लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स के, यूनिट्स के, किसके, पॉपुलेशन के, ऑफ विच, जिसमें से ईच सैंपल यूनिट, जो भी उसमें सैंपल यूनिट था, सिलेक्टेड इज नोन है, उसको सिलेक्ट किया गया। तो वो क्या बनेगा, सैंपल साइज बनेगा, ये सारा सैंपल साइज बनेगा। सैंपल फ्रेम बनेगा, सैंपल वेट बनेगा, वेट तो नहीं बनेगा, वेट का हमने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। सैंपल बयास का मतलब होता है जब आप बयास करते हो, बयास का मतलब आप कुछ चीज़ों को सिलेक्ट खुद ही करते हो, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करते हो, ठीक है। एज पर यूर ओन विल आप काम करते हो, ये वो भी नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बनेगा, अगर हम सैंपल साइज देखेंगे, ठीक है, सभी को हमने फ्रेम किया, यानी कि सब जो हमारे पास था, अगर साइज को हम लेते, साइज मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हमारे पास साइज था, उस साइज को हमने सिलेक्ट किया, उसमें से कुछ चीज़ें हमने ली, कुछ साइज कुछ चीज़ों को लिया, तो ये सारा जो है ये हमारे पास एक फ्रेम है, ये सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ऑफ विच ईच सैम्पलिंग यूनिट इज सिलेक्टेड, ईच मतलब हर कोई उसमें सिलेक्ट हो गया, तो इसका आंसर पार्ट डी बनेगा, यानी सैंपल फ्रेम बनेगा। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, उतना इजी नहीं था, ये अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ये क्वेश्चन था। तो जिसको सैम्पलिंग की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उसका ये क्वेश्चन निकला होगा, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले, उसके बाद सॉरी, द जनरल टर्म फॉर द सैंपल सिलेक्टेड, हाँ उसके बाद ये भी याद रखिएगा, किसी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होगा, ये जो है ये सी, जो आपके क्वेश्चन पेपर के अलग अलग से आते हैं ना सीरीज, ये सी सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये भूल गया, सॉरी, पहले ही बोल रहा, सी सीरीज है। द जनरल टर्म फॉर सैंपल सिलेक्टेड इन अकॉर्ड विद द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हमारे पास क्या है, जो जनरल टर्म फॉर द सैंपल सिलेक्टेड, जो हम जनरल टर्म यूज करते हैं सैंपल सिलेक्टेड, सिलेक्शन सैंपल के लिए, इन अकॉर्ड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी, किसके अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के मतलब। टिपिकली इन्वॉल्व, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सम रैंडम सिलेक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड। जब हम रैंडमली किसी सैंपल को उठाएंगे, ठीक है, रैंडमली इसमें हम 2 को लेंगे, इसमें 4 को लेंगे, इसमें 8 को लेंगे, तो ये हमारा सैंपल बना, ठीक है, 2 4 8, तो उसको हम कौन सी सैंपलिंग कहेंगे, तो रैंडमली खुद ही कहा है मैंने, सैंपलिंग में आपको पढ़ाया है, सैंपलिंग के 2 टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मैंने आपको बताया था, पहला टाइप जो है वो रैंडम सैंपलिंग है, तो ये क्या बनेगा,
पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट ए आंसर बनेगा सीधा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो है ही नहीं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग तो है ही नहीं, ठीक है। जजमेंटल सैम्पलिंग ये भी हमने नॉन प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, तो सिंपल इसका आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ये कोई टफ नहीं था, ठीक है। 3 चीजों को हम साथ साथ इन्वॉल्व करेंगे, हमने कहाँ पढ़ा था, क्या इजी है या टफ है, ठीक है। 2 चीजों को हम पहले तो हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन कैसा था, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे क्या इजी था, पार्ट 3 को हम एनालाइज करेंगे कहाँ पढ़ा था, ठीक है, कहाँ पढ़ा था हमने ये। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 3 सीधा स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ। स्नोबॉल आपसे कहा गया है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सर कहाँ पढ़ा था, इजी था, इजी था, यस। कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद होगा 2 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मैंने आपको कोड्स भी वहां दिए थे क्योंकि वो याद नहीं रहते हैं कौन सा टाइप प्रोबेबिलिटी में आता है, कौन सा टाइप नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। सैम्पलिंग में जाइए, वहां देखिए, वहां मैंने कोड बताया है कि इस कोड से आप याद रखेंगे कि ये टाइप सैम्पलिंग, अगर आपको वो कोड याद होंगे वो आप यहाँ लिख लेते और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपका निकल जाता, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनायर, जब आप बनाते हो फाइंड द ऑड वन, इसमें से आप ऑड वन निकालिए, ठीक है। जब आप क्वेश्चनायर बनाओगे, आपको फील्ड वर्क में जाना है, आप कास्ट पे स्टडी कर रहे हो एग्जाम्पल, अब आपको जाना है फील्ड में काम करने के लिए। जब आप फील्ड में काम करने के लिए जाओगे तो वहां आपको क्वेश्चनियर बना के लेना है, यहां से आपको क्वेश्चंस बना के लेने हैं, ठीक है, किसी का इंटरव्यू करना है। तो अगर आप उसको कुछ क्वेश्चंस क्या बोलोगे, कुछ क्वेश्चंस जब आप क्वेश्चन ईयर बनाओगे तो पहले आप क्या डिसाइड करोगे, पहले जब आप लिखोगे जो वर्ड्स आप लिखोगे वो आपको जहन में रखने हैं, क्या वो उसको समझ आएंगे, ठीक है। वो क्या बोलता है, द वोकैबुलरी चूजन शुड बी सिंपल। जो आप लैंग्वेज लिखोगे उस पर वर्ड्स वो सिंपल होनी चाहिए, ठीक। क्यों सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि उसको समझ आनी चाहिए, तभी वो एक्यूरेट आंसर देगा। अगर नहीं होगी तो वो वही नहीं दे पाएगा एक्यूरेट आंसर। तो ये तो ठीक है, हमें ऑड वन निकालना है इसमें जो इन चीजों के साथ फिट नहीं होता है, ठीक है। द सिंटैक्स शुड बी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो क्लियर होना चाहिए और स्ट्रेट, जो भी आप वर्ड, जो भी आप सेंटेंस बनाओगे क्वेश्चन का वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये भी ठीक है, ये दोनों भी सेम है। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। आपको वो वर्ड जो टेक्निकल वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स मतलब जो टेक्निकली यूज करते हैं अपने अपने ब्रांचेस के, वो आपको यूज नहीं करने हैं। क्यों, अगर आप वो यूज करोगे वो उसको समझ नहीं आएंगे तो आपको आंसर अच्छे से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी ठीक है। लास्ट में कहता है क्वेश्चन ऑन द कन्वर्सेशनल एंड सेंसिटिव इश्यूज शुड बी यूज्ड फर्स्ट। अगर आप वो क्वेश्चन जो आपने उसमें लिखे हैं जो क्या है, कंट्रोवर्शियल है, सेंसिटिव है, अगर आप पहले ही ये बता दोगे तो वो एकदम से हड़बड़ा जाएगा और वो आपको यहाँ पीटेगा, या वहां सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी और आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेंसिटिव शुड बी यूज्ड फर्स्ट, वो पहले हम यूज करें, एंड नॉट ब्रोकन इनटू कंपोनेंट। जब आप वो पहले ही यूज करोगे वो एग्जांपल जैसे वो जोक है ना, वो बाबूराम की एक मूवी में, वो जनगणना में, वो आपने देखा होगा, वो जनगणना में उनके घर जाता है, क्या आपके बच्चे हैं, क्या आपकी शादी, पहले वो बोलता है क्या आपकी शादी, वो बोलती है क्या आपके बच्चे हैं, वो बोलती है हाँ यस। दूसरी बोलती है क्या आपकी शादी हुई है, वो बोलती है नहीं। आपके कितने बच्चे हैं, तो उसको थप्पड़ मार देती है। सेम इज द सिचुएशन हियर। तो ये जो है ये बाहर निकलेगा इसमें, ये तीनों जो है ये सेम है, तो ये करेक्ट है, ये ऑड वन इसका निकलेगा। तो पार्ट डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो ये भी इजी था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ये क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए मैं बार बार लेक्चर्स में कहता हूं, लेक्चर्स में जो सर आपको पढ़ाता है, हूसोएवर इज टीचिंग यू, जो भी आप, जिसके पास भी आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है आपने मेरे पास पढ़ा होगा, जिसने भी आपको पढ़ाया है, वर्ड्स उसके लफ्जों को सुनिए, उनके जो वर्ड्स होते हैं 40 मिनट के जो आपको वो बताते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस निकलते हैं। क्यों, यहां आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट निकलेंगे जो उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, ये हो गया, ये फैक्ट्स हो गए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। वो कहाँ आपको मिलेंगे, जब आप उस लेक्चर को अच्छे से सुनोगे, उन वर्ड्स को पिकअप करोगे, ये बोल क्या रहा है, तो वहां से भी आपके आधे क्वेश्चन निकलते हैं, वही आप यहां देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु डिस्क्राइब्ड, किसने डिस्क्राइब किया, इंटरव्यू एज ए कन्वर्सेशन विथ अ पर्पस। ये डेफिनेशन से सीधा क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, मुझे पता है, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत कम याद रहते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 और डेफिनेशन हमने नहीं पढ़े थे इंटरव्यू में, किसने क्या कहा, हमने सीधा इंटरव्यू पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को आप के क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का ये गलत हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए आंसर है, ठीक है। इसको आप याद रखना, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कन्वर्सेशन विद अ पर्पस मोर है, ठीक है। बैक क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज यूज्ड बाय, जो आंद्रे थे, हमारे आंद्रे बेटे, उन्होंने स्टडी किया है सोशल इनइक्वालिटी ऑफ टेंगोर विलेज को, ठीक है, सॉरी टेंजोर विलेज को, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी ऑब्जर्वेशन वहां यूज की थी, क्या सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्या उन्होंने अनसिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्या उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज की थी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको लिख के दिया है कि सोशियोलॉजिस्ट ने किसने मैंने आपको पढ़ाया, उस लेक्चर पे जाइए। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किस सोशियोलॉजिस्ट ने किया है, फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अमंग इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने किसने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया है। तो ये सीधा बनेगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उसने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा पार्ट सी। तो ये क्वेश्चन कैसा था, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। लेकिन जिसने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ा होगा, किस अप्रोच से, किसने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की है एज सोशियोलॉजिस्ट, फिर पहले वर्ल्ड के सोशियोलॉजिस्ट देन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिकेशन इन द वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन और द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड। सिंपल, एक इंटरव्यू आप कर रहे हैं, वहां आपको कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है इन द वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन। स्पेसिफिकेशन इन द वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वाइज 1 2 3 4 5 6 सिस्टमैटिकली क्वेश्चन पूछना। ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, ऑर्डर नहीं है आपको क्वेश्चन, मतलब सर कैसे, जैसे आप बोलोगे व्हाट्स योर नेम, कहाँ रहते हो आप, क्या करते हो आप, यहाँ क्या करते हो, ये काम कौन सा काम करते हैं आप, उस काम से आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या उस सैलरी से आपके एक्सपेंसिव्स फुलफिल होते हैं। तो सिस्टमैटिकली क्वेश्चन आप पूछते हो। अगर उसमें सिस्टमैटिक नहीं होगा, ये क्वेश्चन पहले होगा, ये वाला सेकंड होगा, ये वाला थर्ड होगा, उल्टा पलट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होगा, स्ट्रक्चर तो पहले ही है ये, ठीक है। अब हमने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, ये क्या हो गया, ये अनस्ट्रक्चर हो गया, सीधा सिंपल। सेमी स्ट्रक्चर मतलब जिसमें कुछ क्वेश्चंस पहले स्ट्रक्चर थे, कुछ नहीं थे, ठीक है। तो इसमें सारा नहीं है, फोकस्ड तो बनेगा ही नहीं। फोकस्ड इंटरव्यू जब हम फोकस करते हैं किसी कोई स्पेसिफिक काम हमें करना है वो हम कर दें, तो ये अनस्ट्रक्चर हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अवेलिंग हाउस लोन। आपको एक क्वेश्चन बताया जाता है, दिस क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या ये क्वेश्चन कौन सी एग्जांपल है सर, ये हमने कहां पढ़ा था। अगर आप सीधे क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन 7 और 8, अगर आप क्वेश्चन ईयर में जाओगे जहां मैंने आपको क्वेश्चन ईयर पढ़ाया था, क्वेश्चन ईयर के टाइप्स कितने होते हैं, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए ये कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अवेलिंग हाउस लोन, कि लोग हाउस लोन क्यों ले रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किस क्वेश्चन, अब आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, लोग या आपने हाउस लोन क्यों लिया है, अब आप इसका आंसर दे दीजिए। फिक्स्ड क्वेश्चन यार, क्वेश्चन टाइप है ये, ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप है, बोथ एबो, नन ऑफ द एबो, या कोई नहीं। देखिए फिक्स्ड में मैंने आपको कहा था, आपको क्वेश्चन बताया जाएगा कि आपने लोन लिया है, यस और नो, आपको फिक्स्ड आंसर देना है। फिक्स्ड क्वेश्चन टाइप का मतलब होता है आपको फिक्स्ड आंसर देना है, आपको उससे बाहर नहीं निकलना है। ओपन एंडेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी बता सकते हैं उसमें। आपने लोन क्यों लिया है, तो आप बोलोगे, डिस्क्रिप्शन में लिखोगे आप, या बताओगे आप, सर मैंने लोन इसलिए लिया था, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये प्रॉब्लम थी, फिर ये प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो आपको हमने खुला छोड़ दिया। तो ओपन एंडेड में हम आपको खुली छूट देते हैं, आप किस तरह से आंसर दोगे, ठीक है। ओपन क्लोज फिक्स्ड मतलब होता है आपको फिक्स किया जाता है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। समझ आई बात। तो ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा,
दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर बी बनेगा। ये क्या था? ओपन एंडेड क्वेश्चन। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि इसमें आंसर आपको इस तरह से नहीं करना है, यस और नो, फिक्स्ड वे में आपको आंसर नहीं करना है। आपको आंसर, आप आंसर के लिए आप खुली छूट आपको मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। तो ये भी इजी क्वेश्चन था सर, कहाँ से हमने पढ़ा है? वही क्वेश्चन ईयर में जाइए, वहां से देखिए, ठीक है। Who is associated with the term sociological imagination? तो sociological imagination के साथ कौन एसोसिएटेड है? ये सीधे से राइट मिलर्स की बुक एक है, इसको आप याद रखिएगा। ये किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं इन कंट्रास्ट टू सोशल साइंस, सोशल साइंस के कंट्रास्ट में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। सोशियोलॉजी एम्फेसाइज किस पे करती है? जोर देती है। द इन्फ्लुएंस किस पे जोर देती है? दैट ग्रुप्स, जो ग्रुप्स हैं एक से ज्यादा, कैन हैव ऑन पीपल्स बिहेवियर, उसका इन्फ्लुएंस होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है वो लोगों के बिहेवियर, उनके एटीट्यूड्स पे पड़ता है। क्या ये ठीक है या गलत है? वही हमने पढ़ा था। अगर आपने दुर्खियां भी पढ़ा होगा, वहां भी यही कहते हैं, ग्रुप्स यानी सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अगर आपने सोशलाइजेशन में पढ़ा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यस। अगर आपने डेफिनेशंस में पढ़ा होगा, मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स कैसे इन्फ्लुएंस आप करते हो, कैसे इंपैक्ट करते हो, तो इसका आंसर सीधा ट्रू बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी बनेगा। फॉल्स तो ये नहीं है, हाँ ये इंपैक्ट करता है। न्यूट्रल ये भी नहीं बनेगा, तो फिर सोशल सोशियोलॉजी नॉन ऑफ द वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये क्वेश्चन भी क्या था? ये क्वेश्चन भी इजी था। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु सेड, किसने कहा, दैट अर्ली सोशियोलॉजी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, वहां से ये क्वेश्चन निकलता है। लेकिन जो ये क्वेश्चन था ये मैंने वहां अवॉइड किया था, ये मैंने आपको नहीं बताया था, नहीं तो मेरे नोट्स पे ये लिखा है। अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे वहां ये लिखा है। ये किसने कहा था कि अर्ली सोशियोलॉजी जो डेवलप हुई वो रिएक्शन थी एनलाइटनमेंट पीरियड की? तो इसका आंसर सीधा बनेगा पार्ट सी, जिसको हम बोलते इरविन ज़िटलिन, ठीक है। ये इसी ने कहा था, लेकिन मैंने आपको वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ाया था, मुझे लगा ये मास्टर्स का है तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत टफ लेवल का आया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का, ये नेट के लेवल का आपके क्वेश्चन में है। तो मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स ने गलतियां की होगी, ये क्वेश्चन बहुत 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 कम स्टूडेंट्स ने किया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। जॉर्ज जिमेल जो है वो बिलोंग किस स्कूल ऑफ थॉट से करते, तो इससे कोई इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है। वो फार्मलिस्टिक स्कूल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बनेगा? पार्ट ए बनेगा आंसर। सिंथेटिक स्कूल के साथ तो नहीं है, दोनों के साथ तो पॉसिबल ही नहीं बिलोंग करे, ठीक है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु एक्सप्रेस्ड दैट सोसाइटी रेस्ट्स ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द काइंड। अगर आपने मेरा लेक्चर सोसाइटी का देखा होगा, जब मैंने सोसाइटी में पढ़ाया था, कि जब मैंने आपको वी फीलिंग पढ़ाया था, वी फीलिंग में मैंने आपको बताया था कि गिडनिस ने वी फीलिंग को कहा था कॉन्शियसनेस ऑफ द काइंड, ठीक है। तो ये एफ.एच. गिडनिस का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बनेगा पार्ट ए, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन आया था अ विलेज, अ सिटी, अ ट्राइब और ए नेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसकी एग्जांपल है? देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूं, अगर हम यहां सोसाइटी कहेंगे, लेकिन सोसाइटी जो है, सोसाइटी में एक कन्फाइन्ड एरिया नहीं होता है, ठीक है। सोसाइटी को आप कन्फाइन्ड एरिया नहीं कर सकते। अगर आपने कम्युनिटी का लेक्चर बस सुना होगा, कम्युनिटी के लेक्चर में मैंने ये कहा था कम्युनिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर है, ये आपको कन्फाइन करके देता है ज्योग्राफिकल एरिया, ये इसका एक अलग फ्यूचर है, ये कन्फाइन करके देगा है। तो यहां आपको कौन सा है? एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन लोग बनाते हैं, इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो एसोसिएशन जैसे फार्मर्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ विलेज की होती है, विलेज एक एसोसिएशन नहीं हो सकती है, उनका एक ही मकसद नहीं हो सकता है। सिटी एक एसोसिएशन नहीं हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, उनका स्पेसिफिक पर्पस है, उनका एक लीडर होता है, ठीक है। तो ट्राइब, नेशन, ये किसकी एग्जांपल बनेगी? अब आपके ये दो तो कैंसिल हो गए। अब आपके कंफ्यूजन में सोसाइटी एंड कम्युनिटी में कंफ्यूजन आ जाता, सर सोसाइटी कम्युनिटी में कौन सा लेंगे? तो सोसाइटी, यहां जब आपने नाम सुना विलेज, ये आपको एरिया मिल गया।
सिटी, ट्राइब, नेशन ने आपको एक एरिया कन्फाइन करके दे दिया कि ये एक एरिया है, यहां लोग रहते हैं, तो वो जो फ्यूचर है वो कम्युनिटी का फ्यूचर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी बनेगा। ठीक है, तो पार्ट ए इसका कैंसिल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे कोई इजी नहीं आ सकता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? तो प्राइमरी ग्रुप्स का है। जहां मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स पढ़ाया था, वहां फेस टू फेस कनेक्शन होते हैं, फेस टू फेस रिलेशंस होते हैं, यानी फिजिकली हम वहां इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रिलेशंस में हम फिजिकली नहीं होते हैं, हमारी सेकेंडरी रिलेशंस विदाउट फिजिकल भी हो सकते हैं। रेफरेंस, हम किसी का रेफरेंस देके काम करते हैं तो वहां भी नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव है ही नहीं, तो इसका सीधा प्राइमरी ग्रुप्स बनेगा। ठीक है, तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता है कोई। उसके बाद आता है द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सोशल ग्रुप्स। देखिए यही पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे कंफ्यूजन होता है। द सिंपलेस्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स को उसने कहा कैसे आंसर किया होगा? द सिंपलेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स में उसने बोला कि प्राइमरी ग्रुप्स तो सबसे इजी हैं, लेकिन जो ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन सोशलॉजिस्ट ने दी है उसको अगर आपने पढ़ा होगा, उसको अगर आपने समझा होगा, जैसे मैंने सोशल ग्रुप्स पढ़ाया है, वहां उसके साथ साथ मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि किस सोशलॉजिस्ट ने किस सोशल ग्रुप को कैसे डिफाइन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइमरी ग्रुप को कहा होगा ये स्मॉलेस्ट नहीं है। लेकिन आज के बाद याद रखना, प्राइमरी ग्रुप्स में फेस टू फेस मैंने आपको कहा था, लेकिन याद रखना वहां बहुत सारे लोग प्राइमरी ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वहां एक या दो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। प्राइमरी ग्रुप्स में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी फिजिकल प्राइमरी रिलेशंस हैं, तो उनको प्राइमरी ग्रुप्स बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन याद रखना डायड में 2 होते हैं और ट्रायड में 3 होते हैं। ठीक है, ये सोशलॉजिस्ट की एक की क्लासिफिकेशन है, डायड एंड ट्रायड। तो क्वेश्चन नंबर, इसने सिंपलेस्ट सोशल ग्रुप कहा था, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पार्ट सी दिया गया है। पार्ट सी इसका आंसर बनेगा डायड। अब देखिए, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था सर इसमें प्राइमरी ग्रुप बनता है, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ना इसकी की गलत है, इन्होंने इसकी की भी ठीक दी है और इसका आंसर भी ठीक, डायड बनता है सी। ट्रायड में खाली 2 होते हैं, ट्रायड में 3 लोग होते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है सोशल ग्रुप हम कहते हैं जब एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम ग्रुप कहते हैं सोशियोलॉजी में, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? पार्ट सी बनेगा, पार्ट डी भी नहीं बनेगा, पार्ट ए तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। आज के बाद याद रखना ये क्वेश्चन, ये दोबारा से गलती मत करना। ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फ्रॉम हिज एनालिसिस ऑफ डाइवर्स सोसाइटीज, मर्डॉक जो है 1949 आर्ग्यूड दैट फैमिली परफॉर्म्स 4 बेसिक फंक्शंस। इसने फंक्शंस पे काम किया था। ठीक है, ऑल द सोसाइटीज विच ही टर्म्ड सेक्सुअल, इसने कहा फैमिली 4 फंक्शंस करती हैं, सेक्सुअल प्लेजर, रिप्रोडक्टिव बच्चे पैदा करती है, इकोनॉमिक फंक्शन करती है और एजुकेशनल फंक्शन ये कौन करती है? सारा आपको कौन सा कर देता है? ये सारा फंक्शन, 4 फंक्शन कौन करता है? फैमिली। लेकिन इसने ये स्टडी की थी, कहाँ की थी इसने स्टडी? ये एनालिसिस उसने कहाँ की थी? इसने 250 सोसाइटीज को एनालाइज किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को गलत हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आया था। यहाँ तक स्टडी, ये इजी क्वेश्चन था लेकिन इसको हम मोस्टली स्किप करते हैं, तो ये क्वेश्चन इजी था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पॉसिबली इस क्वेश्चन को उन्होंने गलत किया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिन्होंने एटलीस्ट, अगर आपने इसके लिए कौन सी, अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने सिंपल एक बुक पढ़ी होगी जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशियोलॉजी, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी भी अगर आपने पढ़ी होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन सोशल थॉट, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो पार्ट है इस पे अवेलेबल है फैमिली के फंक्शंस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हमने किया, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, जब आप प्रोहिबिशन करते हो मतलब प्रोहिबिट करते हो सेक्सुअल रिलेशनशिप को, कि ये इंडिविजुअल जो है ये इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कर सकता, जैसे सिस्टर और ब्रदर है, ठीक है, इनके बीच में प्रोहिबिट है, बिटवीन सर्टन कल्चरली स्पेसिफाइड रिलेटिव्स। उसके बाद हम कहते हैं सर्टन कल्चरली स्पेसिफाइड रिलेटिव्स। सर्टन कल्चरली स्पेसिफाइड रिलेटिव्स जैसे कल्चर में, सोसाइटी में होता है कि कोई इसके साथ शादी नहीं कर सकता है, ठीक है, जैसे हिंदूज में है, जो नारद के हिंदूज में है, ये कंसेप्ट है कि वो कहते हैं कि वो अपने कजन्स में मैरिजेस नहीं कर सकते, कजन मैरिजेस उनके प्रोहिबिट है, ठीक है, जैसे इरावती कारवी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में जो है, जो हिंदूज हैं वो कजन मैरिजेस नहीं करते हैं, लेकिन साउथ इंडियन जो है वो कजन मैरिजेस करते हैं। तो कल्चरली इसको बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है।
तो उसको कल्चरली स्पेसिफाइड रिलेटिव्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, किबुस्टो। देखिए किबुस्टो का मतलब क्या है, ये मैं आपको यहीं पे बताता हूं। ये एक कम्युनिटी है, इजराइल की एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो इन्होंने, ये एक इजराइल की एक कम्युनिटी है, इनके यहाँ कौन सा है, इनके यहाँ ये कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। इजराइल में एक ये कम्युनिटी है, इसको याद यहीं पे रखना। कोहैबिटेशन, जब दो साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने क्या कहा, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशन। कोहैबिटेशन का मतलब होता है जब दो मेल और फीमेल साथ में रहते हैं, उनके आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, वो साथ साथ रहते हैं, ठीक है, विदाउट मैरिज, ठीक है, कोहैबिटेशन, साथ रहना। फिर होता है, इसको छोड़ो, ये तो आएगा ही नहीं। फिर होता है इंसिस्ट टैबू, तो उसको हम बोलते हैं इंसिस्ट टैबू। सिंपल याद रखना, कल्चरली जब किसी चीज को प्रोहिबिट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंसिस्ट टैबू। तो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बनेगा, पार्ट सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, ठीक है। 19 को देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग टुगेदर, साथ रहना, प्रैक्टिस करना, टुगेदर साथ रहना, एज अ मेल एंड फीमेल कपल, कौन रहते हैं साथ, मेल एंड फीमेल, विदाउट मैरिंग, लेकिन वो मैरिज नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो साथ साथ में रहते हैं। इंडिया में अगर आप बॉलीवुड में अगर आप देखोगे, अगर आपने मैरिज का लेक्चर देखा हो, ये दो क्वेश्चन 18 और 19 सर कहां से आए थे, आप सीधे जाइए न्यू फॉर्म्स ऑफ द मैरिजेस, जो लेक्चर है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था प्लेलिस्ट में, न्यू फॉर्म्स ऑफ द मैरिजेस में मैंने आपको ये पढ़ाया है। वहां जाके देखिए, वहां मैंने ये भी बताया है कि इंडिया में कोहैबिटेशन किस किस खिलाड़ी ने, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है किसने की है, इंटरनेशनल जो बॉलीवुड जो है उनमें से किस किसने कोहैबिटेशन की। साथ रहना, मेल फीमेल कपल विदाउट मैरिज, मैरिज के बगैर ही साथ रहना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या बनेगा, 8 बनेगा, उसको हम बोलते हैं कोहैबिटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, हु डिफाइंड फैमिली एज ए सोशल रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन द फैमिली रिलेटेडनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये क्वेश्चन जो है ये फैमिली के डेफिनेशन से आया था। पॉसिबली ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को याद या नहीं रहा होगा, या आउट ऑफ द कंटेक्स्ट उनसे गलत हो गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन किन्होंने किया होगा, देखो अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा होगा, डेफिनेशन उसको एग्जाम के लिए आपको ने याद किया होगा, तो ये क्वेश्चंस आपका निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में जरूरी डेफिनेशंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक दो डेफिनेशंस, अगर ये डेफिनेशन आपके दिमाग में वहां आपने पढ़ा होगा तो ये आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हु डिफाइंड फैमिली एज अ सोशल रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन द फैमिली रिलेटेडनेस। तो इसका 20 का आंसर जो है वो क्या है, पार्ट ए है, ठीक है। तो ये थर्ड ने कहा था, ठीक है। अगर आपने मैरिज का रिलीजन भी देखा होगा, उसमें भी मैंने मैरिज के डेफिनेशन उसको भी डिस्कस किया होगा, तो ये पॉसिबली आपने किया होगा। 21 क्या कहता है, द प्रोसेस वेयर बाई पीपल नॉर्मली बीइंग सोशलाइज्ड, वो प्रोसेस जहां नॉर्मली लोगों को सोशलाइज किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, आर एट द सेम टाइम सोशलाइजिंग दियर सोशलाइजर्स रेफर टू, जो उनको सोशलाइज करते हैं, जो उनको सिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस वेयर बाई पीपल नॉर्मली बीइंग सोशलाइजर, जो उनको सोशलाइज किया जाता है, आर एट द सेम टाइम, उसी के साथ साथ सोशलाइजिंग दियर सोशलाइजर्स, सोशलाइजिंग जो उनको करते हैं, जो सोशलाइजर्स होते हैं, रेफर्स टू, उनको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, तो उसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन, सॉरी रिवर्स सोशलाइजेशन, ठीक है। एट द सेम टाइम सोशलाइजिंग देयर सोशलाइजर्स, यानी सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझे, ये आपको, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको सोशलाइज कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप भी उनको कुछ सिखा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट टीचर होते हैं, स्टूडेंट टीचर को सिखाता है कुछ चीजें, टीचर स्टूडेंट से कुछ सीखे, तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं। तो पहले टीचर सिखाता है, फिर टीचर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स सोशलाइजेशन। 21 का पार्ट, सो 21 का बी बनेगा। इजी था, री सोशलाइजेशन, दोबारा उसको हम सोशलाइजेशन किया है, लेकिन उसको हम दोबारा से सोशलाइज जैसे प्रिजनर्स में करते हैं, ये नहीं था। रोल टेकिंग, जब हम किसी को रोल देते हैं, ठीक है। राइट शब्द पैसेज, हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो हम किसी टाइम पे करते हैं। राइट जब किसी की डेथ होती है तो वो अलग होता है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ हो गए हमारे 21। अब हम जाते हैं 22 पे, चलिए। ये 32 है, सॉरी, ये 22 था, हाँ 21। 22
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए टर्म यूज्ड बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने एक टर्म यूज की है टू रेफर टू द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द उसके एटीट्यूड्स, उसके व्यू पॉइंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एज ए होल इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज की है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने टू रेफर्स टू द चाइल्ड्स अवेयरनेस, जब उसको पता चलता है अपने एटीट्यूड्स के बारे में, अपने व्यू पॉइंट के बारे में, और एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, और उसको पता चलता है कि सोसाइटी उस पर क्या एक्सपेक्ट करती है, वो क्या करेगा, एज ए होल इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? तो वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सोशलाइजेशन थ्योरीज में जॉर्ज हर्बर्ट मीड को पढ़ाया है, ये वही से क्वेश्चन आया है उसकी थ्योरी में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या बनेगा? इसको हम बोलते हैं, जब आप क्या करते हैं, जब आपको ये चीज़ें आती हैं, जब आपको क्या समझते हैं, रोल टेकिंग नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, दो चीज़ें उसने सिखाई है, सिग्निफिकेंट अदर्स, जनरलाइज्ड अदर्स। जब वो ये चीज़ इन्वॉल्व करता है, कौन सी चीज़? एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। आप पे एक्सपेक्टेशन सोसाइटी क्या करती है, पहले आप चीज़ों को समझते हैं, मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मैं कैसे समझता हूँ, फिर आप समझते हो कि सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि ये ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड अदर। जब आप लोगों को जनरलाइज करते हो कि वो आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, कैसे सोसाइटी में बिहेव करोगे, तो इसका पार्ट बनेगा पार्ट बी, इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, 23 को देखते हैं। 23 क्या कहता है? 23 कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आप देखिए, कल्चरल चेंजेस इज मच ब्रॉडर देन सोशल चेंजेस। कल्चरल चेंजेस जो है वो ब्रॉडर, बड़ी होती है सोशल चेंज से नहीं। सोशल चेंज के अंडर सारा आता है, कल्चरल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, जो भी चेंजेस आते हैं उस सब चेंजेस को हम एक ही टर्म, एक ही ब्रॉड टर्म, अम्ब्रेला टर्म देते हैं, सोशल चेंज। ठीक है, करेक्ट इसमें निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट। सोशल चेंज इज मच ब्रॉडर देन द कल्चरल चेंज। यस, ठीक है। चलिए उसके बाद, तो कल्चरल चेंज इज सेम है सोशल चेंज। कल्चरल चेंज है वो सेम है किससे? सोशल चेंज से। ये भी नहीं बनेगा। ऑल ऑफ द अबव इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब इन्होंने क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर यूनिवर्सिटी की आंसर की है वो मैं देख रहा था, वो मैं चेक कर रहा था, वो इन्होंने दी है ए। उन्होंने कहा है कल्चरल चेंज इज मच ब्रॉडर देन द सोशल चेंज। सोशल चेंज, समाज में क्या चेंजेस है, कल्चरल चेंज एक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक चेंज एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल चेंजेस एक एस्पेक्ट है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कल्चरल चेंज को कहा है, कल्चरल चेंज इज मच ब्रॉडर देन द सोशल चेंज। आई एम, ये क्वेश्चन जो है ये आप कंफ्यूजन में रखेंगे। पॉसिबली मुझे लगता है इसकी की जो है वो रिवर्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का इन्होंने पार्ट ए दिया है, तो मैं भी इसका आंसर जो हूँ, जो इसका है वो मैं भी पार्ट बी के साथ हूँ। मच ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये दिया है सोशल चेंज इज मच ब्रॉडर देन द कल्चरल चेंज। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे, दोबारा से देखेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो वो भी देख लेंगे, वाई क्यों नहीं हुआ उसको भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अभी रखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। ठीक है, इसको अभी हम रखते हैं बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्टडी सोशल चेंज इन इंडिया वाज यूज्ड बाय। इंटीग्रेटेड अप्रोच सीधा योगेंद्र सिंह को जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बनता है पार्ट बी। श्रीनिवास, उन्होंने सोशल चेंज, उन्होंने जो इंडिया के सोशल चेंज को वो भी उन्होंने अलग से देखा, सभी ने अलग अलग से देखा, लेकिन योगेंद्र सिंह ने सभी अप्रोचेस को साथ में लिया। ये क्वेश्चन जो ये अच्छी लेवल का आया था, तो आज के बाद याद रखना इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो योगेंद्र से, कभी नेट सेट के क्वेश्चन आने में, तो ये क्वेश्चन जो है ये अच्छी लेवल का क्वेश्चन आया था। हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द इंप्रेशन मैनेजमेंट। इंप्रेशन मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो इरविंग गपमैन ने दिया था ये कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, मुझे लगता है ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने गलत किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल से आया था, ये उतना इजी क्वेश्चन नहीं था जितना आपने इसको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट सी आंसर है ये इरविंग गपमैन का इंप्रेशन मैनेजमेंट जो है ये इसी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये मास्टर्स के बाद आप पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये अच्छी लेवल का आया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 25 गलत किया है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 25 अगर आपका गलत हो चुका है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छी लेवल के आए थे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 क्या था? Durkheim's term for the loss of direction left in a society which social control of individual behavior has become effective refers to। वो कहते हैं दुर्खियम की टर्म में जब लॉस ऑफ डायरेक्शन होती है फेल्ट, जब सोसाइटी की डायरेक्शन ही खत्म हो जाती है कि हमें कैसे चलना है, डायरेक्शन मतलब व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, किस तरीके से रास्ता क्या है, ठीक रास्ता क्या है, जब वो खत्म हो जाती है सोसाइटी में, और विच सोशल कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर हैज, और जो कौन सा सोशल कंट्रोल है बिकेम इन इफेक्टिव, कौन सा सोशल कंट्रोल इन इफेक्टिव हो जाता है। तो जब सोशल कंट्रोल इन इफेक्टिव हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सीधा एनोमी ये बनेगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था एनोमी का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मलेसनेस। दुर्खेम के लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, इसने थियरी ऑफ एनोमी दी थी, वो आपके सिलेबस में नहीं थी, लेकिन आपको याद रखना है एनोमी का मतलब होता है नॉर्मलेसनेस। जब मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि कोविड-19 में ये जब सोसाइटी के नॉर्मलेसनेस हो गई कि पता ही नहीं था व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सोसाइटी कैसे चले, जो हमारे कंट्रोल थे वो सारे खत्म हो गए, वो कंट्रोल जो था वो क्या हो गया, वो इनइफेक्टिव हो गया, तो उसको हम एनोमी बोलते हैं। कन्फर्मिटी का मैंने आपको बताया था, मुझे एक ये क्वेश्चन भी उस एक लड़के ने सेंड किया था। कन्फर्मिटी का मतलब होता है जब आप नॉर्म्स को फॉलो करते हैं वो कन्फर्मिटी होता है। क्राइम जब आप लॉज के खिलाफ होते हैं, इंडिया में क्राइम उसको बोलते हैं। डिवेंस जब हम एबनॉर्मल, जब हम पैटर्न को क्या करते हैं, डिवेट करते हैं, नॉर्म्स को डिवेट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिवेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सोशल कंट्रोल कैरीड आउट बाय द पीपल कैजुअली थ्रू सच मीन्स अ लॉटर स्माइल्स एंड रिडिक्यूल इज कॉल्ड एज। सोशल कंट्रोल कैरीड आउट बाय द पीपल, वो लोग चला रहे हैं, थ्रू सच मीन्स यानी कि स्माइल्स रिडिक्यूल कार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत इजी था, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अगर इसने थ्रू द मीन्स ऑफ यानी स्माइल्स रिडिक्यूल कि आप लोगों को क्या किससे कंट्रोल करते हो, कभी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया तो आपने अच्छे से बात की उनसे, स्माइल किया उनको, ठीक है, तो ये चीज़ें उन पर कंट्रोल करती है, ठीक है। बिहेवियर से आप उनको कंट्रोल करें। इनफॉर्मल चीज़, अगर आप ला यूज़ करते तो फॉर्मल होता सीधे से, तो ये क्या है, इनफॉर्मल कंट्रोल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 था हु हैज सेड, किसने कहा कलेक्टिव बिहेवियर जो है इज रिलेटिवली स्पॉन्टेनियस अनस्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल who are reacting to a common influence in an ambiguous situation। ये क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये अच्छी लेवल का आया है। पॉसिबली ये आपने गलत किया होगा, पॉसिबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये गलत किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये नाइल शिमलिसर ने कहा था अगर आपने कलेक्टिव बिहेवियर इज रिलेटिवली स्पॉन्टेनियस अनस्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिएक्टिंग टू द कॉमन इन्फ्लुएंस इन एन एम्बिगुअस सिचुएशन, ठीक है। तो ये कलेक्टिव बिहेवियर ये ग्रुप से आया था। मैंने, मुझे जब तक याद है सोशल ग्रुप्स में मैंने नाइल शिमलिसर की डेफिनेशन पढ़ाई है, लेकिन ये मुझे याद नहीं है पढ़ाई है, मुझे लगता है शायद उसमें मैंने ये आपको बताया था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ये पॉसिबली है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों का गलत हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसका पार्ट ए बनता है 28 का, ठीक है। फिर 29 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या था? द टर्म सोशल मूवमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 18th सेंचुरी। किसने ये यूज की थी 18th सेंचुरी में, ठीक है, सोशल मूवमेंट इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 ये की थी सेंट साइमन ने, ठीक है, लेकिन ये कहाँ गए थे 19th सेंचुरी में। हमने सोशल मूवमेंट इसको यहाँ पढ़ा था, सोशल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो गए, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छी लेवल का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये भी इजी लेवल का नहीं था। अगर ये गलत हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हुआ, क्या आया था?
तेलंगाना मूवमेंट वाज है, तेलंगाना मूवमेंट जो है, लेकिन ये क्वेश्चन जो टफ आए थे इनके जो आंसर्स हैं ये याद रखना। आज के बाद अगर ये किसी भी एग्जाम में दिखे तो ये क्वेश्चन उसको कन्फाइन करना, ठीक है। तेलंगाना मूवमेंट वाज है, तेलंगाना मूवमेंट क्या था? तेलंगाना मूवमेंट ये पीजेंट मूवमेंट था, ये आपको याद होगा, ये मैंने आपको मूवमेंट्स में पढ़ाया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच आर्टिकल मैंडेट इज दैट स्टेट, जो हमें कहता है स्टेट प्रमोट्स द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शंस। कौन सा आर्टिकल आपको मैंडेट कहता है स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, स्टेट को ये चीजें प्रमोट करनी है, क्या? एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बनता है 46, क्योंकि ये डीप डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कहता है। इन इंडिया ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 5 मेन स्ट्रेटास, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल्स। 4 वर्णास आर कास्ट्स एंड द 5th ग्रुप वाज कॉल्ड, और 5th ग्रुप जो था उसको क्या बोला जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, तो उसको जो बोला जाता था उन चारों को पहले बोला जाता था कास्ट, और उस 5वें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल्स उसको बोला जाता था आउटकास्ट। ये कास्ट से बाहर है, तो उसका आंसर बनेगा आउटकास्ट का, मतलब आंसर सी बनेगा 32 का, ठीक है। वर्ण नहीं आएगा, वर्ण खाली 4 है, वो मैंने आपको बताया था। ट्राइब्स, जातिज अलग अलग होता है कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 कहता है द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यू कास्ट सिस्टम एज अ फिनोमेना ऑफ, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जब आप देखोगे कास्ट जो है ये सिस्टम एज अ फिनोमेना ऑफ, ये क्या सिस्टम है? सोशल इमोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी है, सोशल इक्वालिटी है? नहीं है, सोशल इनइक्वालिटी है। तो क्वेश्चन 33 का आंसर पार्ट डी बनेगा। सिंपल क्वेश्चन, हम सोशल इनइक्वालिटी को उसको देखते हैं, समाज में इनइक्वालिटी है ये। Who said that subcastes came to be distinguished from the caste due to territorial separation? Mixed origin, हम सब कास्ट उसको डिस्टिंग्विश करते हैं कास्ट से, उनका टेरिटोरियल सेपरेशन होता है, उनका मिक्सड ऑरिजिन होता है, ऑक्यूपेशनल डिस्टिंक्शंस होती है, डिफरेंसेस इन टेक्निक्स ऑफ ऑक्यूपेशन होते हैं, ठीक है। डिसिमिलैरिटी ऑफ कस्टम्स होते हैं एंड ड्यू टू निक नेम्स। याद रखना ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का आया था, बहुत डिफिकल्ट था ये। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर याद रखना, आज के बाद ये जीएस गुरी ने कहा था, ये आज के बाद ये क्वेश्चन को मत छोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 था वो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का आया है। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को किया है इट मीन्स इसकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी है, अगर नहीं किया है तो उसकी जो स्टडी है वो बहुत, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे जिसने किया है, जिसका तुक्के से हुआ है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम है, ठीक है। इन मैक्स वेबर्स, जो मैक्स वेबर्स की फ्रेज है कास्ट एंड क्लास आर बोथ, अगर हम मैक्स वेबर की फ्रेज में देखेंगे कास्ट एंड क्लास किसके हैं, कास्ट एंड क्लास आर बोथ, क्या वो रिलीजियस ग्रुप्स हैं? पॉसिबली नहीं है। क्या वो स्टेटस ग्रुप है? क्या वो कास्ट ग्रुप है? कौन से हैं वो, ठीक है। तो उसको हम पॉलिटिकल ग्रुप से, उसका पॉलिटिकल ग्रुप के साथ क्या लेना है, सेकेंडरी ग्रुप्स भी नहीं है, रिलीजियस ग्रुप्स भी नहीं है, तो ये स्टेटस ग्रुप होता है। तो उसने जब स्टेटस को डिफाइन किया था उसने उसी में किसको लिया था, कास्ट एंड क्लास को। ये क्या डिफाइन करते हैं सोसाइटी में, ये में स्टेटस दिखाते हैं कि किसका स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बनेगा पार्ट डी। 36 का क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है? कास्ट सिस्टम आर फ्लूइड, कास्ट प्रमोट्स सॉरी कास्ट क्लास पोजीशंस आर इन सेम पार्ट अचीव्ड, क्लास सिस्टम आर पर्सनल, ठीक है। क्लास इज इकोनॉमिक बेस्ड, क्लास जो है वो इकोनॉमिक बेस्ड है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, क्लास ये फ्लूइड है, ये भी नहीं बनेगा। क्लास पोजीशंस आर इन सम पार्ट अचीव्ड, सम पार्ट, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसने कहा इनकरेक्ट। क्लास ये भी ठीक है, क्लास इज इकोनॉमिकली बेस्ड, ये भी ठीक है। क्लास सिस्टम आर पर्सनल, क्या क्लास सिस्टम पर्सनल है? उसको आप देखिएगा, मुझे लगता है इसका पार्ट सी बनेगा, 36 का आंसर बनेगा पार्ट सी, ठीक है।
चलिए 37 को समझते हैं, ठीक है, सॉरी 37 को समझते हैं। 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है? सोशियोलॉजिस्ट्स आर कंसर्न्ड विद वेदर रिलीजियस बिलीफ्स आर ट्रू और फॉल्स। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में जब मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, जो आपका रिलीजन का सिलेबस था, उसको मैंने आपको पहले ही कहा था सोशियोलॉजिस्ट्स आर नॉट कंसर्न्ड विद कि रिलीजन से क्या है, सोशियोलॉजिस्ट्स आर नॉट कंसर्न्ड कि रिलीजन के अंदर क्या है, तो वो रिलीजन को एनालाइज करते हैं एज एन ऑब्जर्वेशन, कि इस्लामिक स्टडीज़ वाले जिस तरह से रिलीजन पढ़ते हैं उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अलग है रिलीजन का। आर कंसर्न्ड वेदर रिलीजन बिलीफ्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या रिलीजन बिलीफ ट्रू और फॉल्स है, उसके साथ सोशियोलॉजिस्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। क्या ये हम सोशियोलॉजिस्ट स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी ये नहीं बता सकते ये रिलीजन ठीक है ये रिलीजन गलत है? नो, ठीक है, हम कहते हैं व्हाट एग्जिस्ट्स, रिलीजन क्या बताता है लोगों को, रिलीजन का फंक्शन क्या है सोसाइटी में, ठीक है, कैसे इम्पैक्ट करता है लोगों को, तो ये गलत है। सोशियोलॉजिस्ट्स आर नॉट स्पेशली कंसर्न्ड विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रिलीजन, ये स्पेशली कंसर्न्ड नहीं है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिलीजन क्या है, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट्स ऑफ्टन व्यू रिलीजन एज अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। अगर आपको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजिस्ट्स देखते हैं कि ये कितनी सॉलिडरिटी क्रिएट करता है, सोशल रिलीजन की वजह से लोग इंटीग्रेटेड कितने रहते हैं। जो मैंने एक आर्टिकल लिखा था रियल काजेज ऑफ सुसाइड इन कश्मीर सोसाइटी, तो उसके मेजर्स के कंट्रोल में मैंने कहा था कि रिलीजन एक मेन काज है जिसकी वजह से सुसाइड कम होता है कश्मीर सोसाइटी में। क्यों? कि रिलीजन इंटीग्रेट करता है, ठीक है। Sociologists do not tend to explain the appeal of religion in terms of social forces, ठीक है, ये tend to explain नहीं करते हैं कि कितना रिलीजन क्या करता है, सोशल फोर्सेस क्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? व्यू रिलीजन एज अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, तो इसका पार्ट सी बनेगा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए 38 को देखते हैं। 38 39 क्या कहता है? 38 कहता है हमसे दुर्खियम बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ वाज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुई थी? 1912 में। पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए मैंने आपको पहले बुक्स का पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में बुक्स आते ही आते हैं। मैंने आपको वहां भी कहा था डेट को भी याद रखने की कोशिश करना। आया है कि नहीं आया है? ठीक है। The belief in spirits of ghosts through the postulate the same through populated the same word as human beings is God। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने कहा था एनिमिनिज्म में। तो इसका 39 का आंसर बनता है पार्ट सी बनेगा। नेचुरलिज्म, नेचर पे बिलीव। टोटमिज्म, वो टोटम मैंने आपको बताया था, सिम्बल्स उसको करना। फिटिशिज्म हमने दुर्खियम कोर्ट में भी पढ़ा था, ठीक है, कुछ चीज़ों पे बिलीव करना, ठीक है। तो उसके बाद 49 क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखते हैं। 40 और 41 को देखते हैं। 40 क्या कहता है आपसे? द प्रोसेस थ्रू विच, वो प्रोसेस रिलीजनस इन्फ्लुएंस, जिसमें रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है ऑन द अदर सोशल इंस्टीट्यूशन, अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्या करता है? डिमिनिशन, वो उनका इन्फ्लुएंस कम करता है। कौन? तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से विच रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन द अदर इंस्टीट्यूशंस पे जो रिलीजियस का इन्फ्लुएंस है वो कम कर देता है, डिमिनिश करता है। डिमिनिशन मतलब नीचे की तरह आना, कम हो जाना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनलाइजेशन। कम्युनलाइजेशन जब रिलीजन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उसी को बेस बनाते हैं। डिनोमिनेशन अलग कंसेप्ट है। अर्बनाइजेशन, भागना शहरों की तरह, ठीक है। तो भागना नहीं, सॉरी, मतलब अर्बनाइजेशन मतलब सॉरी कि शहरों की तरह जाना, ठीक है, माइग्रेशन करना। तो वहां क्या बनेगा? सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का मकसद ही यही था कि जो रिलीजन का सेंट्रल इंपॉर्टेंस था वो सभी इंस्टीट्यूशंस को फॉलो ये करता था। मॉडर्नाइजेशन से पहले रिलीजन ही सब कुछ चलाता था, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ। तो उसका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए जो कंसेप्ट आया था वो था सेक्युलराइजेशन। तो सिंपल इसका 40 का आंसर क्या बनेगा? पार्ट बी इसका आंसर बनेगा। तो 41 क्या कहता है? द पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ ऑगस्ट कोड इन द 3 वॉल्यूम्स वाज ट्रांसलेटेड एंड कंडेंस्ड। आपको मैंने कहा था कि बुक्स और उसकी ट्रांसलेशन भी याद रखो। याद है आपको? तो हैरिट मेडिनो मैंने आपको कहा था जो ऑगस्ट कोड की बुक को जिसने ट्रांसलेट किया था। 41 का आंसर क्या बनेगा? पार्ट डी बनेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 42 पे हम लोग। तो 42 को हम देखते हैं।
42 कहता है द लॉ ऑफ द स्टेज, अब आपका थॉट के क्वेश्चन आए हैं पीस में। द लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस एज गिवन बाय द अगस्त कोड इज आल्सो कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं? पहले ही मैंने आपको कहा था जाइए लेक्चर पे, जब मैंने आपको लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में कहा था इसको आप क्या, हम क्या किन किन नामों से बताते हैं? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, याद है? अगर आप वहां जाएंगे तो सीधा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां। मुझे नहीं लगता इससे इजी पेपर, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली क्वेश्चन 5-6 आए हैं, मतलब जो हमारे जो हमने नहीं पढ़े थे वो पीजी लेवल के आए थे, वो मैंने आपको इसीलिए नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। इन विच स्टेज एज पर अगस्त कोड फिनोमिना आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ सुपरनैचुरल एंटिटीज सच एज सुप्रिट्स, तो ये किस स्टेज में इसने कहा था? ये थियोलॉजिकल स्टेज में हमने कहा था कि पहले वो लोग क्या कहते थे, वो कहते थे इनमें सुप्रिट्स है, फिर थियोलॉजिकल स्टेज में हमने कहा था, ठीक है, तो उन पे वो बिलीव करते थे, नेचर पे बिलीव करते थे। तो इसका पार्ट 43 का आंसर क्या बनेगा? पार्ट ए बनेगा, थियोलॉजिकल स्टेज। फिर मेटाफिजिकल में साइंस आया, पॉजिटिव स्टेज फुली डोमिनेट साइंस ने किया, मेटाफिजिकल स्टेज में रिलीजन भी था, साइंस भी था। तो 44 अगस्त कोड हु कॉइनेड द टर्म सोशियोलॉजी वाज, तो इसने जो टर्म कॉइनेड की थी वो कहाँ से थे? द टर्म सोशियोलॉजी वाज, एंड वो कहाँ से थी? वाज फ्रेंच, ये फ्रेंच टर्म थी 44, तो इसका बी आंसर बनेगा। सोशल करंट्स एज पर द दुर्खियम बिलोंग्स टू, दुर्खियम के मेन कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाए थे वहां मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया था कि उसने सोशल करंट्स का एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम नॉन मटेरियल सोशल फैक्टर्स बोलते हैं। जो मटेरियल फैक्टर्स, नॉन मटेरियल फैक्टर्स, ठीक है, नॉर्म्स वैल्यूज, उनको वो सोशल मॉब, उनको वो सोशल करंट्स बोलता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। द टर्म लेटन सियोजेनेरिक्स मीन्स, उसका मतलब क्या होता है? सियोजेनेरिक्स हमने पढ़ा था, उसका मतलब होता है ये यूनिक होते हैं, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट होता है, ये कॉमन नहीं होते, अगर कॉमन होंगे ये रेयर भी नहीं होते, पर्टिकुलर भी नहीं होते, तो इसका भी आंसर 46 का क्या बनेगा? 46 का आंसर बनेगा सी पार्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 48 को, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, सॉरी 47 पे चलते हैं। 47 क्या कहता है? द टोटलिटी ऑफ द बिलीफ्स एंड सेंटिमेंट्स कॉमन टू द एवरेज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फॉर्म्स a deterministic system which a life of its own, as per दुर्खियम ने ये कहा था, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये जिसको बोलते हैं टोटल बिलीफ्स एंड सेंटिमेंट्स, जो जिसको वो बोलता है वो था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो 47 का ए बनेगा आंसर, ठीक है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की वो बात ही नहीं करता है, ठीक है, ये भी बाहर जाएगा। अनकॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन, ये तीनों इसके आंसर नहीं है, ये तीनों कॉन्सेप्ट मार्क्स ने यूज किए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एलिनेशन एपियर्स, एलिनेशन कब होती है? एपियर्स नॉट मेयरली, एलिनेशन जो है वो आती ही नहीं है, किसकी वजह से? मेयरली इन द रिजल्ट बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड विदन, जब एलिनेशन होती है वो किस में आती है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड विदन, किस में? प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, यानी दोनों में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हम आंसर क्या बताएंगे? 48 का आंसर क्या बनेगा? हमने कहा था प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इटसेल्फ, नॉन प्रोडक्टिविटी की हमने बात ही नहीं की थी, बोथ नॉन प्रोडक्टिविटी को हमने कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया था। तो एलिनेशन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी प्रोडक्शन प्रोसेस में, हमने कहा था प्रोडक्ट एक्टिविटी से इटसेल्फ हो जाती है, धीरे धीरे वो अलग हो जाता है, तो वहां सभी स्टेजेस में हमने प्रोडक्शन को ये किया था, यूज किया था, ठीक है। तो 48 का पार्ट ए आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, टू मार्क्स the base upon which stratification system rests is the relation of aggregate of the means to aggregate of means। मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी जब मैंने आपको मार्क्स का कहा था कि मार्क्स ने कहा गरीब और अमीरी के दो ही चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आपकी रिलेशन क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस से। जो मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन है और फोर्सेस ऑफ द प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन जिनसे लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है। फोर्सेस ऑफ द प्रोडक्शन जो हम यूज करते हैं उन चीजों को बनाने के लिए प्रोडक्शन को। तो आपकी रिलेशन क्या है प्रोडक्शन के साथ, वही डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रैटिफिकेशन, क्या आप नीचे रहोगे क्या आप ऊपर रहोगे। तो वही ये कहता है जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, रेस्ट्स इन द रिलेशन ऑफ एग्रीगेट मीन्स टू मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसका नहीं है, मीन्स ऑफ एक्यूजेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनेगा 49 का। तो 49 का आंसर क्या बनेगा, सॉरी 48 और 49 का आंसर डी बनेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपने मार्क्स मेरे से पढ़ा होगा जब मैंने मार्क्स का कंसेप्ट आपको एलिनेशन पढ़ाया था।
मार्क्स अडॉप्टेड द डायलेक्टिकल अप्रोच मोड ऑफ लॉजिक फ्रॉम, इसने कहां से लिया था? मोड ऑफ डायलेक्टिकल मोड, जब मैंने आपको डिबेट पढ़ाया था मार्क्स वर्सेस हीगल, हीगल ने डायलेक्टिकल दिया और मार्क्स ने मटेरियलिस्टिक दिया, तो वो आइडिया कहां से मिला था मार्क्स को? हीगल से। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। तो 51 का आंसर 51 क्या है? द बेस ऑफ मच ऑफ द मार्क्स थिंकिंग लाइज इन हिज आइडिया ऑन द, जो क्या है, जो पोजीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, विच ही कॉल्ड, जिसको इसने कहा था, क्या इसने कहा था 51 में इसने क्या कहा था, उसको इसने क्या कहा था, क्या इसने कहा था? स्पीशीज ह्यूमन बींग, स्पीशीज ऑफ द बींग, ह्यूमन बींग नेचर बींग, इसने कहा था स्पीशीज बींग। क्या द बेस ऑफ मार्क्सिस्ट थिंकिंग लाइज इन हिज आइडिया, इसने कहा था ह्यूमन बींग्स जो है वो उनका पोटेंशियल व्हाट ही कॉल्ड है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्पीशीज बींग। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था 51 का, क्योंकि उसमें ह्यूमन बींग भी इसने बोला था, तो वो स्पीशीज को यूज करता है। फाइनली जब उसकी एलिमिनेशन हो जाती है वो अपनी स्पीशीज से भी अलग हो जाता है। ठीक है, पार्ट ए इसका आंसर बनेगा। अगर 51 आपका गलत हो चुका है तो कोई बात नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी थी क्या गलत होने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो आंसर था वो ऑलमोस्ट इसने सेम लाइन्स यूज किए थे। 51 52 को देखते हैं। सॉरी, अब हम 52 को देखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 52, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है वेबर यूटिलाइज्ड द आइडियल टाइप मेथोडोलॉजी, उसने यूज किया क्या आइडियल टाइप मेथोडोलॉजी को? टू क्लियरफाई, क्या क्लियरफाई? द मीनिंग्स ऑफ एक्शन। ठीक है, विच ही डिटरमाइंड बाय द एक्टर्स हैबिचुअल। ठीक है, कस्टमरी। देखिए, जो भी एक्शन मैंने आपको जब पढ़ाया था मैक्स वेबर के, उसने कहा था जो भी आप दुनिया में एक्शंस करते हैं वो उसने डिवाइड किए थे 4 एक्शंस में। तो जहां पे भी कस्टमरी वेज ऑफ बिहेविंग, जब हम कस्टमर्स यूज करते हैं तो वो कौन सा? वो ट्रेडिशनल एक्शन बनेगा। ठीक है, 53 क्वेश्चन का तो इसका आंसर बनेगा पार्ट बी। तो 53 कहता है टू विच सोशलॉजिस्ट थिंकिंग द क्लास सिचुएशन इज अल्टीमेटली लिंक्ड टू मार्केट सिचुएशन। तो क्लास सिचुएशन मार्केट सिचुएशन के साथ डिपेंड करता है। ये मैक्स वेबर का कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है मैक्स वेबर आर्ग्यूड दैट ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज लीड टू, जब ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गई, पावर को डिवाइड किया गया, डिफरेंट लोग उसमें डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ पावर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ उनके क्वालिटीज दिया गया, तो उसने क्या कर दिया? इम्पर्सनलाइज कर दिया। इम्पर्सनलाइज तो होगा ही नहीं। सोशलाइजेशन कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? वो डीपर्सनलाइजेशन हो गया। ठीक है, डीपर्सनलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 54, मतलब उसका मतलब क्या होता है? वो डीपर्सनलाइज, मतलब वो डीपर अब पर्सनल नहीं रहा कि आप किसी को भी देंगे या आप उसमें पर्सनल इंटरेस्ट रखोगे, तो वो किस बेसिस पे दिया जाता है? टैलेंट और ब्यूरोक्रेटाइजेशन पावर में डिवाइड किया जाता है उसके क्वालिटीज के बेस पे, तो वो क्या बन जाता है? डीपर्सनलाइज। तो 55 क्या था? तो वो कहते ही मॉडर्न मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या था? पहले जो मोनार्की सिस्टम था वह पर्सनल रोल था, वह जब पर्सनल रोल को लिया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया लोगों को, तो पर्सनलाइज से डीपर्सनलाइज हो गया। वेबर कन्वेंस्ड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक्स एज स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स डैश डैश विद इन दो स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? उसने उसको कैसे कंसीव किया? ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन क्या है? ये स्ट्रक्चर में क्या है? ब्यूरोक्रेट्स क्या है? विद इन द स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेट्स क्या है? तो 55 का आंसर तो वो क्या बनेगा? ह्यूमन बींग्स हैं, सोशल बींग्स है, फंक्शंस है, वो पोजीशंस है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो वो एक पोजीशन है। किस में है? वो एक स्ट्रक्चर में एक पोजीशन है। तो 56 को हम देखते हैं एज सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ स्टेप दैट एंश्योर मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्स्टेंसी इन इंक्रीजिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं। 56 पे जाते हैं। तो 56 आपका क्या कहता है? असिस्टमैटिक, पहले सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स है, दैट एंश्योर जो आपको एंश्योर करते हैं मैक्सिमम ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन आया है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपके पास रिजल्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट है, नंबर्स में है। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंसी इन रीचिंग ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो ऑब्जेक्टिविटी हमारे और स्टेप्स एंश्योर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स होते हैं, वो किस में होते हैं? वो साइंटिफिक मेथड में होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था।
57 को देखते हैं। 57 क्या कहता है हमें? 57 हमें कहता है कंसिडर द, जो हमारे पास, जो आपके पास टीवी है एज अ प्रोडक्ट, जो आपके पास टीवी है जो आप देखते हैं वो आपके पास एक प्रोडक्ट है। द डिग्री ऑफ यूज ऑफ द टेलीविजन वेरीज फ्रॉम द रेस्पोंडेंट टू एज, ये वेरी करता है देखने को, टेलीविजन को, टीवी को देखने का जो रेस्पेक्ट है वो अलग अलग है, एज में अलग है, सेक्स में अलग है, यानी कि कुछ लोग 40s के कम देखते हैं, 90s के ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें वेरिएशन है, एज में वेरिएशन है, सेक्स में वेरिएशन है, ठीक है, इनकम में वेरिएशन है, प्रोफेशन में वेरिएशन है ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। अलग अलग लोग आपके पास जो टीवी है वो लोग जो है उसको देखने की जो डिग्री है वो वेरी करती है, एज, सेक्स, वो एज में मेल ज़्यादा देखते हैं, फीमेल्स कम देखते हैं, सेक्स में वेरी करता है, इनकम में वेरी करता है, ठीक है, प्रोफेशन में वेरी करता है ऑफ रेस्पोंडेंट्स एज वेल एज द प्लेस ऑफ टाइम, और उसके साथ साथ वो टाइम पे भी, यानी दो चीज़ों में वो अलग है, एक तो प्रोफेशंस में अलग है, ठीक है, रेस्पोंडेंट्स की एज, इनकम, और उसके साथ साथ टाइम में भी अलग अलग है। इस टाइम पे ये लोग ज्यादा देखते थे, इस टाइम पे ये लोग ज्यादा, तो दो टाइम आ गए। हैंस द डिग्री यूज ऑफ टेलीविजन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्पोंडेंट्स विल बी ऑफ इंपॉर्टेंट टू रिसर्च, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च। तो इस टाइप ऑफ रिसर्च को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 57 आपसे ये कहता है कि आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास एक टीवी है, तो उसको यूज़ लोग जो करते हैं वो डिफरेंट यूज़ करते हैं, डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स में, उनमें भी अलग अलग है, डिफरेंट टाइम्स में भी अलग अलग है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमें एक डिस्क्रिप्शन फिर देना है, हमें बताना है, हमें उस रिसर्च को स्टडी करने के बाद रेस्पोंडेंट से सब मिलेगा, हम उस पर एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि इनमें इतना है, इनमें इतना है, इन एज वालों में इतना है, फीमेल में इतना है, मेल में इतना है। तो जब हम वो बनाएंगे तो वो एक डिस्क्रिप्शन बनेगा, तो ये सीधा क्या बनेगा, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बनेगा। समझ आई बात? तो पार्ट डी इसका आंसर बनेगा। 58, क्वेश्चन नंबर 58 को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन निकालिए, द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल पर्पस ऑफ रिसर्च, कौन सा ऑड वन इसमें निकालिए, द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल पर्पस ऑफ द रिसर्चर, इसमें से ऑड वन निकालिए। एक्सप्लोरेशन हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी हमने पढ़ा, ठीक है, तो इंटरैक्शन हमने नहीं पढ़ा, तो ये इसका ऑड वन बनेगा। 58 का आंसर क्या बनेगा, पार्ट सी। तो 59 को देखते हैं, 59 क्या था, हु सेड दैट रिसर्च डिजाइन इज अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन, किसने ये कहा था? 59 में किसने ये कहा था? तो विलियम ज़ैकमैन ने सबसे ज्यादा ये कहा था, रिसर्च उसने कहा था एक मास्टर प्लान है, आज के बाद याद रखना, मास्टर प्लान ज़ैकमैन ने कहा है, ठीक है, स्पेसिफाइंग द, जिसमें मेथड्स प्रोसीजर्स होते हैं, हमको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको एनालाइज करना, ठीक है। तो 59 का आंसर बनेगा पार्ट ए। तो 60 का क्या आंसर बनेगा? 60 का क्वेश्चन है, द सैंपल टेक्निक, वो टेक्निक इन विच द पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे हमने लोगों को क्लासिफाई किया, अलग अलग निकाला। से एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे हम निकालते हैं, ठीक है, ओल्ड एज को हमने, मिडल एज को, यंग एज को हमने निकाला, तो इसमें हमने अलग अलग सबको निकाला। तो ये कौन सी सैम्पलिंग है? क्वेश्चन नंबर 16, तो ये सीधा हमने उसको कोटाज में रखा, ये एक कोटा है, कौन सा कोटा है? एज ग्रुप पे हमने निकाला, जैसे हमने कहा ओल्ड एज, मिडल एज, ठीक है, यंग एज, तो ये कोटा बना, ये कोटा बना, ये कोटा बना, इनकी एज सेम है, इनकी एज सेम है, तो इसको हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। तो इसके साथ हमारी पेपर एनालिसिस खत्म होती है, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट अब हम पेपर का कट ऑफ और एनालिसिस देखेंगे। तो ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कितने इजी आए थे? तो क्वेश्चन जो 10 हैं वो मोस्ट डिफिकल्ट आए थे। 10 क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्टली डिफिकल्ट आए थे, जो आपके नेट लेवल के क्वेश्चन आए थे, जो पॉसिबली मोस्ट ऑफ द बच्चों के गलत हो चुके होंगे, ठीक है, जो बच्चों को नहीं आएंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके पेपर में वो आए थे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, जिस पे कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 से 10 वो क्वेश्चंस आए थे जिनमें कंफ्यूजन हो सकता था बच्चों को, उनमें वो गलती कर बैठते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस अगर आप निकालोगे, 20 हम नहीं कहेंगे, अगर आप 15 से 20 निकालोगे, 15 या 20, वो क्वेश्चंस में बच्चों ने गलती की होगी। तो कितने रहे? तो 40, मैं कहूँगा 15 क्वेश्चंस, लेकिन 5 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बच्चों के गलत हो गए होंगे। तो मुझे जो लगता है ऑलमोस्ट जो कट रहेगा वो 45 के आसपास रहेगा, 45 से प्लस होगा ओपन मेरिट का, क्योंकि आप कितने क्वेश्चंस हमारे बचते हैं? 45। तो 45 क्वेश्चंस जो थे वो ऑलमोस्ट आने चाहिए, वो उतने डिफिकल्ट नहीं आए थे। तो कट जो है
क्योंकि 60 क्वेश्चन टोटल है ना आपके आंसर ये पेपर में, तो मोस्टली जो आपका कट रहेगा वो 45 रहेगा, 45 से प्लस रहेगा, नीचे की ओर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी है, वहां आपके क्वेश्चन जा सकते हैं। 45 से प्लस काट जाएगा ओपन मेरिट का, याद रखना, ओपन मेरिट का, ठीक है। तो ओपन मेरिट का काट आप कहाँ जाएगा, 45 से प्लस जाएगा। उसके बाद जो कैटेगरीज है उनका जो कट ऑफ आएगा वो 45 से नीचे ही आएगा, ठीक है। तो 45 से नीचे आएगा, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। साइंस वाले उनका अलग कट ऑफ होता है, उसके बाद ST SC, ठीक है, OBCs उनका अलग कट ऑफ होता है। सपोर्ट्स कैटेगरी जो होते हैं, जिनके सपोर्ट्स उनके 2 सीट्स रिजर्व होते हैं, उनका अलग कट ऑफ होता है। तो 45 के ऊपर OM का यानी कि ओपन मेरिट का कट जाएगा, 45 से नीचे किसका कट जाएगा, किनका कट जाएगा, यानी कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है। पॉइंट नंबर 2। अब जिन बच्चों के इस क्वेश्चन पेपर में 50 प्लस आए हैं, याद रखना, जिन बच्चों के इस पेपर में, इस वाले पेपर में 55 के प्लस आए हैं, उनसे मेरी ये बात मैं उनको ये यहाँ पे कह रहा हूँ, आज से 2 साल बाद, आज क्या चल रहा है 2024, 25 और 27 में आपका PG कंप्लीट होगा। तो मैं आपको आज कह रहा हूँ, अगर आपके 50 प्लस इस पेपर